हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका 12th क्लास का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक, और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके बारे में आगे जानने से पहले हम लोग पहले एक इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। वैसे आप लोगों ने 11th क्लास में इसे पढ़ रखा होगा और आप लोगों को आता भी होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज इज लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें सही से सही मात्रा में। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, बट जो वांट्स हैं हम लोगों की वो आपकी अनलिमिटेड है। तो इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा अभी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। आई होप आपको पता चल गया होगा अब कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपका वो है आपका कि कंडीशन क्या थी हमारी अर्थव्यवस्था की इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले हम लोगों की कैसी अर्थव्यवस्था थी, तो उसको अब हम समझेंगे। तो वो है आपका पहला जो है वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग समझेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पे आपका था ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम में एक बेसिकली होता क्या है कि टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं छोटे पेजेंट फार्मर्स के ऊपर, और उनसे वो टैक्सेस वसूला जाता है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो आपको पता ही होगा कि उनके अंदर कोई दया भावना तो थी नहीं। वो लोग कैसे भी, उन लोगों को बस इतना पता था कि भारत में कैसे भी लूट पाट करे और यहाँ से जो भी चीज़ हो उन्हें लूट के ले जाएं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में उन लोगों ने किया। मैं आगे आपको और बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी हमारे अंदर और क्या क्या कमी थी, जो कि हम लोग और पिछड़ते चले गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो इसके बाद आपका आता है सेकंड है वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था कि आप लोगों सभी को पता होगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में बेसिकली हम लोग जो थे वो हम लोग डिपेंडेंट थे हैंडीक्राफ्ट पे। मैं एक जस्ट वेट में मार्कर ले लेता हूँ। तो हम लोग जो डिपेंडेंट थे वो थे हम लोग हैंडीक्राफ्ट पे, हाथों से बनाया हुआ हमारा जो भी सामान होता था वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को ये बात थोड़ी सी खटक गई मेरे को लगता है। उस टाइम में ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, हैवी ड्यूटी लगा दी गई थी हमारे एक्सपोर्ट, जो भी हमारा सामान होता था जो जब जाता था एक्सपोर्ट होता था तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी गई थी। और जब उनका कोई सामान आता था तो उन पे उन लोगों ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दी थी। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होता क्या है। बेसिकली एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है जब हम अपना गुड्स जो होता है, जो हमारे भारत के अंदर बनी हुई कोई भी वस्तु जब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी दूसरे देश का सामान हमारे देश के अंदर आता है। तो ये था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, और ब्रिटिशर्स को ये बात खटक गई। और जब उन लोगों को ये बात खटक गई तो उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यही था कि आप लोगों के साथ हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे उन पे उन लोगों ने हैवी ड्यूटी लगा दिया, और अपने जो सामान थे उन पे उन लोगों ने ड्यूटी फ्री कर दी कि जब उनका सामान कोई आएगा तो उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जब हमारा सामान अपने देश से किसी और देश में जाएगा बिकने के लिए तो वहाँ पे क्या कर दिया गया कि टैक्स लगा दिया गया, वो भी हैवी मात्रा में। सो इसके बाद आप लोग अभी देख लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था। आप लोग देख सकते हो इमेजेस के मीडियम से मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का था और ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था। तो इसके बाद जो है आपका वो है इंटरनेशनल ट्रेड में, जस्ट वेट, इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है जब हम एक देश दूसरे देश से कोई भी ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या कि जब कोई सामान का आदान प्रदान किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा ही उस समय पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, भेदभाव किया गया था। और मैंने आपको भी पीछे ही बताया है कि जो अपना सामान था, हमारा सामान जब कोई एक्सपोर्ट हुआ तो उस पर क्या किया गया, हैवी ड्यूटी टैक्सेस लगा दिए गए। बट जब उनका कोई सामान आता था, जो भी बाहर के ब्रिटिशर्स के जो सामान आते थे हमारे देश के अंदर, तो फ्री ड्यूटी इंपोर्ट कर दिया गया कि उनके कोई भी सामान आए उस पर फ्री है, लेकिन हमारा जब सामान जाएगा दूसरे देश के
अंदर, तो क्या होगा कि उस पर हैवी टैक्सेस हमें पे आउट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चीज़, जो इंटरनेशनल ट्रेड आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैंने इमेजेस के थ्रू ये देख लीजिए आप। इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता है लॉट्स ऑफ, हम बाई रोड के माध्यम से तो करते ही करते हैं, बट ज़्यादातर जो होता है वो सी रूट के थ्रू होता है। और मेजर 12 पोर्ट्स जो कि हमारे इंडिया में 12 to 13 मेजर पोर्ट्स हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, और नहीं भी देखिएगा तो चलेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद हम आगे जो बढ़ते हैं अपना, वो है आपका फ़ीचर्स क्या क्या थे हमारे, कि उस टाइम पे जो हमारे फीचर्स थे वो क्या थे। तो देखिए, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होता है क्या है बेसिकली? तो देखिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब ये होता है जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में ग्रोथ देखी जा रही है, या फिर ग्रोथ हो ही नहीं रही। ग्रोथ हो रही है तो बिल्कुल ही कम मात्रा में, या फिर हो ही नहीं रही, कोई इनकम पे इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ रहा उसका, तो वो होता है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमिक। अब इसका ग्रोथ रेट आपके सामने एक डाटा है, जो मैंने डाटा डाला है वो आप देख लीजिए। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम बिटवीन 1860 से 1945 में 0.5% एनम था, देख लीजिए, मंथ भी नहीं, एनम था। और जो 1925 से 1950 के बीच में देख लीजिए आप 0.1%। तो इंक्रीज़ का तो भूल ही जाइए, ये और डिक्लाइन की ओर हो गया। तो इसके बाद ये जो है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमिक, जस्ट वेट, मैं स्टैग्नेंट ये जो है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमिक का डायग्राम है। ऊपर वाला मैंने आपको बता रखा था इंटरनेशनल ट्रेड का मेजर पोर्ट, और ये स्टैग्नेंट इकोनॉमिक। इसके बाद हम लोग जो आते हैं आपका, वो है आपका बैकवर्ड इकोनॉमिक। अब देखिए, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने देख लिया, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक था जिसके अंदर ना तो कोई ग्रोथ देखी गई और ना इनकम में कुछ बढ़ोतरी देखी गई। अब जो सेकेंड है बैकवर्ड इकोनॉमिक, अब आपको मैंने बताया कि ग्रोथ ही जब नहीं हो रही है हमारे देश की, तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ सकती है। पर कैपिटा इनकम भी हम लोगों का क्या हुआ कि नहीं हुआ, पर कैपिटा इनकम भी हम लोगों की नहीं हुई। तो पर कैपिटा इनकम जब नहीं हुई तो नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक पीछे जानी है। दूसरी चीज़, आपके सामने ये जो डाटा है पर कैपिटा इनकम की, आप देखिए पर कैपिटा इनकम जो था 1947 से 48 में, वो जस्ट ₹230 पर कैपिटा इनकम होती है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है, सपोज़ दैट कि यहाँ पे 3 पीपल्स हैं, एक जो है वो आपका मान लीजिए 50, दूसरा, मैं थोड़ा सा सॉरी दिक्कत हो रही है इसमें थोड़ा सा लिखने में, 100, और तीसरा जो है आपका वो आपका मान लीजिए 150। ये 3 दोस्त हैं और तीनों की इनकम ये है। अब इन तीनों का मैं ऐड करूँगा तो आपका होगा 300। इनकम को जब मैं ऐड करूँ तो ये होता है आपका 300। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले का 50 था, दूसरे का 100 था, तीसरे का 150 था। तो इनका टोटल जो हुआ, हम लोगों ने इन तीनों का टोटल किया तो वो टोटल था आपका 300। अब 300 को मैं डिवाइड करूँगा अगर 3 से, तो इसको डिवाइड करने पे आता है आपका 100। और जब मैंने 100 किया तो मुझे पता चला कि पहले वाले की इनकम तो सिर्फ 50 रुपीज़ थी, बट जब पर कैपिटा इनकम मैंने निकाली तो वो कितनी हुई, इक्वल, मतलब कि 100, पहले वाले की भी 100, दूसरे वाले की भी 100 और तीसरे वाले की भी 100। तो यही होता है पर कैपिटा इनकम। जितनी भी देश के अंदर इनकम आ रही है उसको हमारे पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पर कैपिटा इनकम फाइंड किया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम जो हमारी 1947 से 48 तक थी वो था आपका 230 रुपीज़ ओनली फॉर। देन इसके बाद जो था बैकवर्ड इकोनॉमिक में, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उस समय पे वो बहुत ही गरीबी रेखा तो भूल ही जाइए, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जो कि ना तो उनके पास खाना, ना कपड़े, ना मकान। जैसे आप लोगों ने मूवी में सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, तो तीनों ही चीज़ नहीं थी। और साथ के साथ यही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोजगार थे वो लोग। रामपंथ पॉवर्टी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है ये रामपंथ पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है, वो है आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब देखिए, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब, जो कि आज भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 72% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों का हो रहा है।
कहने का क्या मतलब है कि 72% लोग काम तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, बट जब कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन जस्ट फॉर रुपीज़ कह दिया मैंने, जस्ट फॉर परसेंटेज 50% हो पा रहा है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब देखा जाए जीडीपी ग्रोथ तो वो सिर्फ और सिर्फ 55% लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उसमें। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसी का एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का, वो है आपका प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पर हेक्टेयर हम लोग देखते हैं कि पर हेक्टेयर हमारे पास मान लीजिए एक ज़मीन है जो मान लीजिए 100 यार्ड का है, और 100 यार्ड में हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, मतलब कितना हमने उपजाया। कोई मान लीजिए मैंने गेहूँ किया तो वो गेहूँ मैंने पर 1000 हेक्टेयर में कितना मेरे को रिसीव हुआ, कितना मैंने उससे अर्न किया। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ही लो थी। देन उसके बाद पर हेक्टेयर जो मैंने बोला आपको, जो वीट था हमारा वो 550 kg था, और जो राइस था वो था आपका जस्ट फॉर रुपीज़ 6 सॉरी फिर मैंने रुपीज़ बोल दिया, लगता है मेरे को पैसे कि अभी मैं मनी चैप्टर पढ़ाया तो शायद मेरे ख्याल से बार बार आ रहा है। तो जस्ट 610 kg। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का। देन इसके बाद अब हम लोग जो आते हैं वो है हम आते हैं आपके इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के। अब देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा इंडस्ट्रियल में हैंडीक्राफ्ट पे हम लोग मोस्टली डिपेंडेंट थे, और हैंडीक्राफ्ट में भी हम लोगों का क्या हो गया था कि वो एक्सपोर्ट जो था वो हमारा हैवी ड्यूटी कर दी गई थी, और जो इंपोर्ट था वो फ्री कर दिया गया था। तो इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में। सबसे पहले तो ये था कि लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। उस समय पे कोई हैवी इंडस्ट्री का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा 1907 में हमारे देश के अंदर टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कॉर्पोरेशन जो था वो एडॉप्ट हुआ था। तो जो एक हैवी इंडस्ट्री चाहिए थी हमारे देश को, वो हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। और जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है रोज़गार कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा। तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे, और जब अनएम्प्लॉयमेंट थे तो आप खुद सोचिए जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है तो उनको 2 टाइम का खाना, रहना, कपड़े, ये सब काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो ये पहली प्रॉब्लम थी कि लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री इन द कंट्री। दूसरा जो प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो होते थे वो आपके हाथों से किए जाते थे, मशीन का बहुत ही कम यूज़ होता था। और जब मशीन का यूज़ नहीं होगा तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में कि एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव में मशीनों का यूज़ किया जाता है, एंड लेबर में लेबर के थ्रू। और जब कैपिटल के थ्रू होगा तो उस काम में फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट हमारा उस टाइम फेमस था, हाथ से ही बनाया जाता था, फेमस था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं था, हमारे और भी काफ़ी सारे सेक्टर थे। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ मशीन को नेग्लिजिबल मतलब यूज़ ही नहीं किया गया। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑलमोस्ट रूइंड। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। क्रेडिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, जो स्मॉल स्केल लगाने की कोशिश भी करे तो वो हो नहीं पाता था। कॉटेज इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था सरकार की तरफ से। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, वो है आपका बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पैसे तो चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेड अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने आप लोगों को बोला कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो क्या थी बाहर से, और जब बाहर से आई तो हमारी इंडस्ट्री भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गई। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए बैकवर्ड इकोनॉमिक का आपके पास काफ़ी आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो बैकवर्ड इकोनॉमिक, देन इसके बाद जो है आपका वो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। ये आज भी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही। गवर्नमेंट को अभी और सोचना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर के बारे में। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल रखा है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का, और इस पर काफ़ी सारे काम हुए भी हैं। सो इसके बाद है आपका रामपंथ पॉवर्टी। मैंने आप लोगों को बोला था, पीछे हमने देखा था रामपंथ पॉवर्टी, कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो गरीब थे, गरीबी रेखा नहीं, गरीब थे वो लोग। देन इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता था, 2 टाइम का खाना भी नहीं था उन लोगों के पास। उनके पास ना तो रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए कपड़े।
ये सब चीज़ें भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही थी। फिर इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला आपको, अब अनएम्प्लॉयमेंट जब है तो लिटरेसी कहाँ से होगी? लोग साक्षरत नहीं थे, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे। साक्षरता दर हमारे उस टाइम बहुत कम थी। आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, हमारे कौन से स्टेट में है, और सबसे कम कहाँ है। ठीक है। देन इसके बाद जो 6th पॉइंट है आपका, वो है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि उस टाइम पे ना तो कोई कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया ब्रिटिशर्स ने, ना ट्रांसपोर्ट पे, ना ट्रांसपोर्ट के लिए ना कोई रोड, ना कुछ। देन उसके बाद जनरेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही होगा कि क्या था ब्रिटिशर्स के, तो वो तो सिर्फ लूटने आए थे, वो कोई उनका कोई मोटो थोड़ी ना था। जैसे वो बोल रहे थे कि नहीं हम तो ऐसा कुछ करने नहीं आए थे, हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उनका। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, कहने का मतलब पूरी तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना कम्युनिकेशन, ना ट्रांसपोर्ट, ना जनरेशन ऑफ पावर, ना रोड। ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता था कि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, वो हमारी रहती थी विलेजेस में। मोस्ट ऑफ द पीपल्स लिविंग इन विलेज एरिया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब रहते थे तो बहुत ही कम लोग जो थे वो लोग अर्बन एरिया में रहते थे, बहुत ही कम लोग। जैसे कि आपके पास डाटा है सन 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन थी जो कि अर्बन एरिया में रहती थी, वहीं 86% जो थी वो आपकी ग्रामीण इलाकों में रहा करती थी। तो ये है आपके पास डाटा कि इससे ये पता चलता है कि हमारे उस टाइम पे अर्बनाइजेशन बहुत ही कम हुआ था, अर्बनाइजेशन। देन इसके बाद रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटी आउटसाइड एग्रीकल्चर। अब नॉर्मल सी बात है, आप खुद सोचिए, जो ग्रामीण लोग हैं जिनका जो गांव में रहते हैं उनकी वहाँ पे तो ज़मीनें थी, बट बाहर कहाँ होगी उनकी ज़मीनें? बाहर जब ज़मीनें नहीं होंगी तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी बाहर एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट था, इसलिए वो माइग्रेट नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्ड। नेक्स्ट ऊपर से हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो हमारी उतनी नहीं हो पा रही थी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये था आपका लिमिटेड अर्बनाइजेशन का। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखिए आप लोगों के सामने ये है रामपंथ पॉवर्टी। पहली इमेजेस देख रहे हैं आप, माँ जो कि अपने बच्चों के साथ, एक अलग ही दुनिया होती है माँ की दुनिया। और देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ ब्रिटिशर्स का काम था लूटना, और वो लूटे हम लोगों को बहुत ही अच्छे से। सिर्फ एक डायलॉग मारा उन लोगों ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर इसके बाद थर्ड इमेज जो कि है आपकी लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सिर्फ मैंने ये मीडियम मैंने ये इसीलिए इमेजेस डाले ताकि आप लोग थोड़ा इसको ना लिंक कर सको, कि ताकि आप समझ सको, आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक। देखिए सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक हो ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमिक हो। अब मैं थोड़ा आपको समझा दूँ कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में फ़र्क क्या होता है। कैपिटलिस्ट का मोटो होता है ओनली फॉर प्रॉफिट अर्न करना, और वहीं सोशलिस्ट का हम बोले तो वो उसके अंदर सोसाइटी के बारे में सोचने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कि मतलब जो भी काम होगा मोस्ट ऑफ द सोसाइटी के हित में किया जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पे सेमी फ्यूडल इकोनॉमिक थी, ना तो कैपिटलिस्ट थी ना ही सोशलिस्ट थी। हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मिक्स, उस टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमिक, तो इसे मिक्स्ड इकोनॉमिक का नाम दे दिया गया। ठीक है। देन इसके बाद आपका है हैवी इंडिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हम लोग मोस्टली डिपेंडेंट थे बाहर के सामानों पे, जो बाहर से आता था उसी पे हम लोग डिपेंड हुए। जैसे कि आपका मशीनरी, सॉरी इसके लिए कि यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिएगा, मशीनरी। ठीक है। देन इसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स होते थे, मान लीजिए अब एग्रीकल्चर ही करना है या इंडस्ट्री हो या कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर के लिए जो सामान आएगा, जो कि आपकी मशीनें हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए किसी चीज़ का, वो हम बेसिकली डिपेंडेंट रहते थे बाहर के देशों पे। इंपोर्ट हम लोग मोस्टली डिपेंड थे इंपोर्ट पे, कि जब कोई बाहर से सामान आएगा तब हम लोग उससे काम करेंगे। देन इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स हैवली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, जो कि ये अभी भी चलता हुआ आ रहा है। आप लोगों ने राफेल, MiG-21 इन सब का सुना होगा। अभी अभी रशिया, फ्रांस, USA से हम लोगों ने काफ़ी सारे इक्विपमेंट लिए हैं, डिफेंस इक्विपमेंट लिए हैं। तो हमारे जो आर्म्स फोर्सेस होती थी, आर्म फोर्सेस का मतलब कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, जो मतलब हमारी आर्मीज़ थी, उनका जो
इक्विपमेंट होता था, डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे कि वॉर के लिए जब हम तैयार होते थे, बंदूक हो गई, गन हो गई, देन उसके बाद जो भी वॉर इक्विपमेंट हो, वो हम बेसिकली डिपेंडेंट रहते थे दूसरे देश के ऊपर ही। देन इसके बाद सिर्फ यही नहीं था, कुछ कंज्यूमर गुड्स भी थे, जैसे कि सिलाई मशीन, स्विंग मशीन, मेडिसिन, कैरोसिन, ऑयल, बाइसिकल, इन सब के लिए भी हम लोग दूसरे देश पर ही डिपेंडेंट रहते थे। तो ये था आपका हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। सो इसके बाद जो है, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दिस। सो इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वो है आपका कॉलोनियल इकोनॉमी। अब देखिए कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे हम लोगों के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा वो लोग, उनका तो सिर्फ एम ही यही था कि कैसे भी ब्रिटिश इकोनॉमिक को बूस्ट किया जाए, कैसे भी ब्रिटिश इकोनॉमिक को बेनिफिट मिले। उनका सिर्फ यही मकसद था कि बेनिफिट किसे मिलना चाहिए, वो तो ब्रिटिशर्स को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड्स। अब वो करते क्या थे, अब जब टैक्स उन लोगों ने हैवी लगा दिए, तो इसके बाद ऑप्शन हमारे देश में कुछ था नहीं, हम लोगों को उनके सामान लेना पड़ता था। तो जब हम उनके सामान को परचेज़ करेंगे, जैसे कि आज के टाइम पे चाइना का हम लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, हमने न्यूज़ में भी देखा, तो ऐसे ही सेम क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स अपने सामान को इतना वो कर देते थे कि हम लोगों के पास मजबूरी था और हमको अपना सामान ना लेकर उनका सामान लेना पड़ता था, क्योंकि जब हमारे सामानों पे एक्सपोर्ट टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिया जाता था तो वो महंगे बिकते थे, और जब वो महंगे बिकते थे तो हम उसको परचेज़ करने में असमर्थ थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया रामपंथ पॉवर्टी, जिसके अंदर फूड शेल्टर ये सब चीज़ें भी नहीं है लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में 72% लोग इंगेज हैं, लेकिन ये चीज़ें थी। तो ये ब्रिटिशर्स का काम था, उन लोगों ने यही चीज़ें की और ये करके अपने यहाँ पे अपने इकोनॉमिक को बेनिफिट प्रोवाइड करवाया। देन इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। वो लोग करते क्या थे कि भारत को उन लोगों ने ऐसा समझ रखा था कि ये एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, जहाँ से रॉ मटेरियल उठाओ, रॉ मटेरियल मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, रॉ मटेरियल उठाओ, कच्चा माल उठाओ और ब्रिटिश में जाकर उसको फाइनल गुड के रूप में शेप करो, फाइनल गुड का शेप दो और फिर उसको वापस लेके आओ इंडिया के अंदर और उसको यहाँ सेल आउट करो और सेल आउट करके अपनी इकोनॉमिक को बूस्ट करो। तो ये था कॉलोनियल इकोनॉमिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग बिल्कुल एक एक चीज़ को देखेंगे। अभी तो हमने जो ये सब चीज़ें पढ़ी वो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम थी इंडिपेंडेंस में, हमने वो पढ़ा कि एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक एक सेक्टर को लेके चलेंगे हम लोग। जैसे कि पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है आपका वो आपका ये है कि लो लेवल एंड प्रोडक्शन। उस समय पे जो हमारा प्रोडक्शन था वो उतना हो नहीं पाता था जितने की हम लोग उम्मीद करते थे। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, ऊपर से हम लोगों के ऊपर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे ये देखा गया है। अब यहाँ के सामने आपके सामने ये एक डाटा दे रखा है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी हम लोगों की। 1947 में 660 थी, जो कि 2016 और 17 के डाटा के अनुसार 3216 था। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ राइस का भी यही हाल था। तो ये आपके सामने एक डाटा है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। देन उसके बाद देखिए इसके बारे में लास्ट पॉइंट में बोला गया है प्रोडक्टिविटी ऑफ वेट वॉज नियरली 4.9 टाइम्स लोअर्स इन 1947 कंपेयर विथ इट्स लेवल। तो कहने का मतलब 4.9 टाइम लोअर है। जो 1947 में हुआ करता था वो 2016 और 17 में जितना होता था उससे 4.9% कम था हमारा 1947 के टाइम पे। ठीक है। देन इसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज, अब ऐसी प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस के बारे में बताया गया कि उस समय पे 1947 में 3.8 टाइम्स कम हुआ करता था, जो कि 2016-17 में हायर था। मतलब कि जो 2016-17 में जितना होता है उससे 3.8 टाइम्स कम हुआ करता था हमारा 1947 में।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो था हमारा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। उस समय पे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ इंडिया को लूटेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने इरिगेशन सिस्टम पे कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने जब कुछ किया नहीं तो हमारे लोग मोस्टली लोग जो थे वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो गुड्स जो है हमारी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और वहीं अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो हम लोगों की जो आउटपुट है उसमें कमी आएगी, ठीक है। ये था आपका सेकंड। देन इसके बाद इसी का थर्ड पॉइंट ये कहता है, नो एफर्ट वाज एवर मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। जो मैंने आपको समझाया, इन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हमारे इरिगेशन पे। अगर ध्यान देते तो हमारा देश और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन उस समय कर सकता था, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन लोगों ने लूटा ही नहीं, साथ के साथ इन लोगों ने और चीज़ों पे हमारे ऊपर फोर्स करना स्टार्ट किया। जैसे कि अभी अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है, जब नाम आ गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर एक परिवार को बेसिक नीड्स हो, उसकी फार्मिंग की जाए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। देखिए, बेसिक नीड्स एक फैमिली को जो चाहिए, उससे जब हम उसकी खेती करते हैं तो उसको बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि नहीं, आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करके कॉमर्शियल फार्मिंग करें, आप लोग ये ना करें, आप लोग इंडिको की करें। आगे पॉइंट में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले पॉइंट में। तो देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब देखिए, यहीं पर थोड़ी ना मैंने बोला ना, इनको तो लूटना था, इनको तो बस अपने बारे में सोचना था, अपनी इकोनॉमिक को देखना था। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब इन लोगों ने इसमें क्या किया कि लैंड रिवेन्यू लगा दिया, टैक्स लगा दिए गए। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों को इरिगेशन पे कोई ध्यान नहीं देना था कि पानी कहाँ से आएगा, कि इरिगेशन हो पाएगा जिससे कि फसल में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन लोगों को टैक्स लगाना था, इन लोगों ने टैक्स लगाया, और टैक्स लगाने के बाद क्या हुआ, फार्मर्स के ऊपर और बर्डन आ गया। तो लैंड रिवेन्यू लगा दिया। दैन इसके बाद लॉट्स, अब इसके अंदर होता क्या था, एक परसेंटेज लिया जाता था, परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ टोटल क्रॉप। अब मान लीजिए किसी आदमी ने के 100 kg हुआ है तो उसमें ये लोग परसेंटेज मांगते थे। मॉनेटरी वैल्यू इज़ फिक्स्ड ऑन द लैंड टू बी पेड बाय द फार्मर। और एक वैल्यू फिक्स कर दी गई थी फार्मर के ऊपर कि आपको इतना देना है तो देना है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा वो था आपका फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने आपको अभी बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जहाँ पे बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली जो प्रोवाइड करवाते हैं उसे बोला जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है जहाँ पर ये लोगों ने फोर्स किया हमारे ऊपर कि आप लोग क्या करो, आप लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर आप लोग कमर्शियल फार्मिंग पे आओ, जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो, हमें कुछ ना बेनिफिट हो, इन लोगों को बेनिफिट हो। जैसे कि कमर्शियल, देखिए कमर्शियल क्रॉप कौन से थे, इंडिको, नील की खेती में, कन्वेंशनल, फ्रॉम द कन्वेंशनल। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या आता था, राइस एंड व्हीट। इन लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बंद करने के लिए बोल दिया और हम लोगों को बोला आप लोग नील की खेती करो, ठीक है। तो ये था आपका फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देन इसके बाद बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, अब इसके थोड़े से पॉइंट देख लो कि बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या क्या था। पहला पॉइंट तो यही था कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोगों ने देख लिया कि जहाँ पे जो एक घर को बेसिक नीड्स चाहिए थे वो ना करके ये लोग कमर्शियल फार्मिंग पे ज़्यादा फोर्स कर रहे थे करने के लिए। देन इसके बाद स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। अब मान लीजिए जो जिसकी खेत है जो बहुत ही छोटा है, जिसकी फील्ड है वो बहुत ही छोटा है, तो उस पर भी टैक्स सेम था। और जो जिनकी बड़ी ज़मीनें थी, बड़ी ज़मीन का मतलब जिसके पास मान लीजिए 100 हेक्टेयर का था और एक के पास 100 हेक्टेयर का था, तो 100 हेक्टेयर वाले को भी 10% देना है और 1000 हेक्टेयर वाले को भी 10% देना है, ठीक है। तो
तो ये होता आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। कहने का मतलब कि एक फिक्स कर देना कि मान लीजिए 100 वाले को और उसको इसमें कंपेयर ना करना। आई थिंक मैंने एक गलत बोल दिया पॉइंट स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग में। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए अगर 100 वाले को 30% देना पड़ रहा है, तो ऐसे ही 1000 वाले को 30%, बट उसको तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्मॉल वाले को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था आपका स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है कि डिसलाइक ना करें हो। आप लोग डिसलाइक करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या मेरे को कहीं पे ऐसा होए कि मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वहाँ पे बिल्कुल आप फ्री हैं, आप लोगों को हक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।